निर्मला सीतारमण का एक रिकॉर्ड इस नजरिए से जरूर बन रहा है कि लगातार 7वां बजट पेश करने वाली वो पहली वित्त मंत्री बन रही हैं। मोरारजी देसाई ने 6 बजट इस तरह से पेश किए थे। मैं बिजौन साहब और आशुतोष जी दोनों से एक ही सवाल पूछूंगी। सवाल यह है कि इस सरकार ने, जैसे पिछली बार माना गया था कि इंटरिम बजट में ही कुछ हो सकता है, लोक लुभावन कर दें क्योंकि चुनाव है, लेकिन इस सरकार ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैज नॉट शाइड अवे, यानी वो पीछे नहीं हटे हैं। अगर उनको कैपेक्स पे ज्यादा डालना है, अगर उनको अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ फैसले ऐसे भी लेने हैं कड़े, या फिर टैक्स में रिबेट नहीं देना है, तो उससे भी वो पीछे नहीं हटे हैं। आपको क्या लग रहा है आज कौन सी वो बड़ी चीज हो सकती है जिससे फायदा हो, या कोई कड़वी गोली जो आप देख रहे हैं इस बजट में? बिजौन साहब, हम तो ये देख रहे हैं कि गवर्नेंस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को उस नियंत्रण, उस जंग से ले आएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि वित्त मंत्री अब निकल गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से सीधा अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने वाली हैं। और ये भी देखिए, प्रथा एक वक्त था जब हम लोग चर्चा करते थे कि देखिए लाल रंग के ब्रीफकेस में तमाम पेपर्स हैं और ये होगा, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। और इस टैब को दिखाते हुए वो फोटो ऑप, जिसमें आप उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भी देख रहे हैं और तमाम उनकी जो पूरी टीम है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के साथ, उन सबके साथ अब आगे बढ़ती हुई निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री रिकॉर्ड वो इस नजरिए से जरूर बना रही है कि 7वां लगातार बजट वो पेश कर रही हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बजट लगातार पेश किए थे, लेकिन अगर कुल बजट को, इंटरिम बजट और जो पूर्ण बजट है उसको मिलाएं, तब 10 बजट के आसपास मोरारजी देसाई ने पेश किए थे। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री कंटिन्यू करना भी मोदी 3.0 में एक बड़ा फैसला था, जिसमें सरकार ने हर बार हम ये डिस्कशन करते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या वेशभूषा पहनी। आज क्रीम रंग की साड़ी और लाल बॉर्डर के साथ दिखाई दे रही हैं वो, और चिर परिचित मुस्कान उनकी। हालांकि वित्त मंत्री जानी जाती हैं कि वो जितने भी बजट लाई हैं अभी तक लोक लुभावन तो नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 1 फरवरी 2020-21 में, जब उन्होंने बजट पेश करते हुए 2 घंटे 40 मिनट तक बात की थी। 2 प्रश्न शेष होने के कारण उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा था। फिर जुलाई 2019 में अपने पहले बजट में उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जब उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया था। अब आज उनका भाषण कितने घंटे कितने मिनट का रहने वाला है तो 11 बजे ही मालूम चलेगा। लेकिन इसके अलावा कई बार वो शायरी का भी इस्तेमाल करती हैं, कई ऐसे वन लाइनर्स देती हैं इंग्लिश में। जाहिर तौर पर उनका भाषण तो आएगा, लेकिन कई बार हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी वित्त मंत्री अपने शायरी ने शेरो शायरी करती हैं। और इसका उन्होंने प्रमाण 2020 में भी दिया था, जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे हमारा वतन। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है, इसके बाद राष्ट्रपति भवन का रुख वित्त मंत्री करेंगी। बिल्कुल नेहा, राष्ट्रपति भवन के लिए आप देखिए सीधे तस्वीरें कि निर्मला सीतारमण जो है रवाना हो चुकी हैं और राष्ट्रपति भवन यहां से पहुंच रही हैं। वित्त मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और यहां पर आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से वो निकल करके सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। करीब 15 से 20 मिनट यहां पर राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके साथ ही वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर 15 से 20 मिनट रुकने के बाद वो सीधे संसद भवन जाएंगी। संसद भवन के द्वार पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर वो जो लाल रंग का टैबलेट है जिसमें पूरा बजट है, उस बजट को लेकर के संसद भवन के अंदर पहुंचेंगी, जहां 10:30 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट से बजट को पास किया जाएगा। 11 बजे लोकसभा के अंदर इस बजट को। वित्त राज्य मंत्री को तो हम देख ही पा रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से लोग इस फोटो ऑप में दिखाई दे रहे हैं? देखिए नेहा, जो फोटो अपॉर्चुनिटी हुई है वित्त मंत्रालय के बाहर नॉर्थ ब्लॉक में, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और इसके साथ ही जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी मौजूद थे। तमाम जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं इस फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे बजट का एक स्वरूप दिया है। बजट किस तरीके से जनता के लिए होगा, ये तमाम चीजें जो हैं इस बजट में बताई जाएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स
उसमें काफी छूट देने की प्राविधान हो सकते हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर के, किसानों को जो सम्मान निधि नेहा दिया जा रहा है उसमें करीब करीब अभी तक जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी किया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो ये बजट जो है आम जनता के लिए होगा, जो किसानों के लिए है उनके लिए बेहतरी के लिए होगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए बड़े स्तर पर कदम सरकार की तरफ से बढ़ाएंगे और इस बजट में उसका स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा। सर्वे से जितेंद्र इसका खाका भी दिखाई दे रहा है। हम 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लगातार 7वां बजट पेश करती हुई निर्मला सीतारमण, उसके फोटो आपकी तस्वीरें अब उसमें जुड़ गई हैं। तो 7 बार की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन वो पहुंचने वाली हैं, जहां राष्ट्रपति के सामने उसे रखने के बाद फिर वो सीधा पार्लियामेंट का रुख करेंगी, जहां पर उन्हें ये बजट आज 11 बजे पेश करना है। उसके पहले कैबिनेट का भी अप्रूवल उस पर होगा। हमारे साथ आशुतोष जी भी बने हुए हैं। देखिए इस पूरे चुनाव में नौकरियां सबसे बड़ा हावी मुद्दा रहा, ऐसे में जॉब क्रिएशन पर अच्छा खासा जोर इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ एमएसएमई सेक्टर, जिसको लेकर हो रहा था कि वहां पर हम बहुत ज्यादा कोविड के बाद से ही एक गिरावट देख रहे थे, उसमें नए सिरे से जान फूकने की कोशिश है। तो ये जो बूस्टर डोजेस दिखाई दे रहा है, झलकियां जिसकी इकोनॉमिक सर्वे में दिख रही हैं, वो आपको कितना उत्साहित करती हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बूस्टर डोजेस की से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेश नहीं कर पा रहा। जहां ये ग्लोबली ये माना जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी 7% प्लस पे जाएगी, खुद आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हम 6.5 to 7 तक जाएंगे। जब आपका कंजर्वेटिव जब एस्टिमेट इतना कंजर्वेटिव है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा योजना है नहीं। आपने अपने इकोनॉमिक सर्वे में यह माना है कि आपका जो एफडीआई है उसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली नहीं है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकिन इस पिछले एक साल में डायरेक्ट टैक्सेस में 20% का इजाफा है, 20% का इजाफा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। क्या वो आपको रूम नहीं देता है कि आप खर्च करना चाहें? आप ये अच्छा सवाल है कि हर बजट में हमारी दिलचस्पी होती है इनकम टैक्स में कितना घटा हुआ, कितना बढ़ा हुआ। वो तो है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज की तारीख में सिर्फ 2.09 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। टैक्स बेस बढ़ा है, 7 करोड़ के आसपास लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बट कितने लोग देते हैं? सिर्फ 2.09। और उसमें भी क्या है, उसमें भी अगर आप देखें तो 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों की संख्या जो है 3% है। सिर्फ 3% लोग 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। अब हम इनकम टैक्स को लेकर इतने खुश हैं। सरकार को आज की तारीख में जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया की पहली इकोनॉमी है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 42.4% लोग एग्रीकल्चर की तरफ है। यानी अब इसका मतलब क्या है? दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाती, कृषि से उद्योग की तरफ जाती, हम उद्योग से कृषि की तरफ जा रहे हैं। पिछले 4 सालों का सवाल मेरा बेजौन जी से होगा, क्योंकि वित्तीय घाटा जो है वो हेल्थ बताता है अर्थव्यवस्था की। और अगर हम 31 मार्च 2019 का आंकड़ा देखें तो 4.6 लाख करोड़ वित्तीय घाटा था, जो कि जीडीपी का 2.4% है। अब ये लगभग डबल हो गया है, 8 लाख करोड़ हो गया है, जो कि जीडीपी का 2.7% है। ये किस तरीके से आप समझाएंगे और इसको हम किस तरीके से एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर देखें? ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। आप समझ लीजिए बात को, क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक दिन कैलकुलेट हो रहा है पर वीक 1 आवर इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड, तो इसका मतलब आप प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयड फॉर 1 वीक। 1 वीक। तो आप सोचिए कि क्या प्रोडक्टिविटी हम देख रहे हैं और किस पे आ रहे हैं। जब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे ये डेफिसिट नहीं घट सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा ताकि आपको बचत हो सरकार को, और सरकार जो डेट क्रिएट किया है उसको सही ढंग से सर्विस कर सके, सही ढंग से उसको आगे ले जा सके। और ये नहीं कि आप केवल डेट लेते गए डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाते गए। तो इसमें सरकार का एक अहम रोल आना चाहिए, बजट में दिखना चाहिए कि वो घटा रहे हैं।